हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे। आज क्लास 11th का बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 1 करेंगे। इसमें ये लेक्चर नंबर 1 होगा चैप्टर 1 का। ठीक है, ये सेशन 2021 के लिए है। ठीक है, और नंबर है मेरा 9877043033। तो आप हमारे चैनल पे नंबर ये देख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे नोट्स, जो भी पीडीएफ्स हैं वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। राइट, तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नए हैं बच्चे, है ना, +1 क्लास के बच्चे बिल्कुल रॉ फॉर्म में होते हैं, कॉमर्स वाले स्पेशली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉमर्स कभी पहले पढ़ी नहीं होती। राइट, ये वीडियो जो है मैं आपको यहाँ पे कॉपी पे करा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, वो हमारी बोर्ड पे इंटरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन आज जो है, आज कल और परसों 3 दिन यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, और कैमरे से जो वीडियो बनती है उसकी जो एमबीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, मैं इसीलिए इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ, बिकॉज नेट जो है, ब्रॉडबैंड जो है वो नहीं चल रहा है। 2-3 दिन लगेंगे उसको स्टार्ट होने में दोबारा से, तो उसके बाद हम दोबारा से कैमरा के ऊपर काम करेंगे। राइट, अभी फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देखो, आप सभी ने बिजनेस वर्ड बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। ठीक है, अब अगर मैं सिंपल आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूं, तो बिजनेस जो है उसको कहा जाता है बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजी होना इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें या अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें या बिजनेस की जो एक्चुअल टर्म्स है उनमें बात करें, तो बिजनेस जो होता है बेसिकली एक्सचेंज होता है। ठीक है, बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज का एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। राइट, फॉर सम कंसिडरेशन। ये बेसिकली कंसिडरेशन जो है वो होती है गुड्स की, ठीक है, और सर्विसेज की। फॉर सम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स को किसी चीज के बदले में या सर्विसेज को किसी चीज के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। तो वो चीज क्या होती है जिसके बदले में एक्सचेंज किया जाता है? वो होता है मनी। आप अगर थोड़ा सा पीछे चलें हिस्ट्री में, और पीछे चलें, पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। राइट, बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था सर्विसेज के बदले में या गुड्स के बदले में। मतलब उस टाइम हमारे पास करेंसी नहीं थी, मनी नहीं था, मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो उस टाइम जो है एक्सचेंज होता था, नो डाउट, लेकिन उस टाइम जो एक्सचेंज होता था वो होता था गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मतलब उस टाइम पैसा ना होने की वजह से गुड्स एक्सचेंज की जाती थी गुड्स के बदले, मतलब कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती थी कमोडिटीज के बदले में। राइट, ये बेसिक था पहले का। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर सम कंसिडरेशन, एंड दैट कंसिडरेशन इज नोन एज मनी। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास करेंसी। ठीक है, लोग जिनको अपनी मतलब गुड्स चाहिए हो, कोई भी गुड्स परचेज करनी है, दे कैन परचेज द गुड्स बाय पेइंग मनी एंड सेटिस्फाई देयर वांट, बिकॉज दे फील कि जो गुड्स वो परचेज करना चाहते हैं उसमें पावर है। क्या पावर है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी भी पर्सन की जो वांट होती है उसको सेटिस्फाई करने की पावर होती है गुड्स में, दैट इज कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर। राइट, ये सारा हमारा बिजनेस का पार्ट होता है। राइट, अब 2 तरह की बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं, 2 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना कि ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी तरह की होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं ऑफ 2 टाइप्स। 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब पहले तो मैं आपको इनका मतलब बता देता हूं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या फर्क होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पे किसी पर्सन के बिजनेस करने का पर्पस पैसा कमाना है। मतलब अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई पर्सन किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बदले में उससे कुछ चाहता है, वो बदले में जो चाहता है वो चीज उसका जो है वो क्या कहते हैं? करेंसी। ठीक है, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं कॉमर्स लेक्चरर हूं, मैं बच्चों को
पढ़ाता हूँ, ठीक है, घर पे भी ट्यूशंस देता हूँ। अब ट्यूशंस देने के बदले में मैं उनसे क्या चार्ज कर रहा हूँ, फीस। तो वो फीस क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे लिए, बिकॉज मैं बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बच्चों को बदले में चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाऊँ, अपना जो मेरा सन है मैं उसको ट्यूशन प्रोवाइड करूँ, टीच करूँ घर पे, उससे तो नहीं पैसे लूंगा। सो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे इन रिटर्न पैसा एक्सचेंज नहीं किया जाता, उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। मतलब जहां पे प्रॉफिट मोटिव ना हो, ठीक है, कमर्शियल पर्पस ना हो, आप पैसा नहीं कमा रहे हो वहां से, उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक। और जहां से आप पैसा कमा रहे हो, जहां पे आपका प्राइम मोटो यही है कि आपने पैसा अर्न करना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आगे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज योर बिजनेस। नंबर 1 इज बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है आपका प्रोफेशन, राइट? सो प्रोफेशन नंबर 2 एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट, राइट? क्या है? एम्प्लॉयमेंट। मैं सारा समझाऊंगा डिटेल में क्या ये चीजें हैं। उसके बाद हम नॉन इकोनॉमिक पे आ जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक में नंबर 1 है रिलीजियस, ठीक है, नंबर 2 इज सोशल, नंबर 3 इज पेरेंटल एंड नंबर 4 इज पैट्रियोटिक। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सबसे पहला कंपोनेंट है बिजनेस। आप सभी को पता है बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, जैसे कि मैंने अभी बताया, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना पैसे के बदले में, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस जो है वो प्योरली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेसमैन का, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेसमैन जो है वो एक्टिविटीज करता है। उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज बिजनेस में सबसे पहला मोटिव बिजनेसमैन का क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। मतलब प्योर मोटिव क्या होता है, कमर्शियल, राइट? तो कमर्शियल मोटिव जहां पे भी किसी पर्सन का होगा तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। नंबर 2 हमारे पास आती है प्रोफेशन। ये सारा डिटेल में आगे समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें इनमें आती हैं, ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब आपको एक स्पेसिफिक डिग्री जो है वो नहीं लेनी पड़ती। आप बिना डिग्री के भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है बिजनेस की, लेकिन वो फिर भी बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में नाम है उनका। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, बिल्कुल उलट। उलट क्या होता है कि एक पर्सन जो किसी प्रोफेशन में जाता है ना, तो उसको एक स्पेसिफिक डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, सीए। अब सीए बनने के लिए आप सबको पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। सीए नाम के आगे लगवाना इज लाइक भगवान को हासिल कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोफेशन में जाने के लिए यू नीड अ पर्टिकुलर डिग्री। आपके पास प्रॉपर एक डिग्री होनी चाहिए जिसके बेसिस पे जो है आप किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। लॉयर के केस में क्या होता है, आपको एलएलबी चाहिए। डॉक्टर के केस में क्या होता है, आपको एमबीबीएस चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है इफ यू वांट टू ऑप्ट अ प्रोफेशन जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मतलब एक लिमिटेड डिग्री जो है कम से कम जो है वो होनी चाहिए अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी करना। अब नौकरी के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, नौकरी के लिए जितनी क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के केस में होनी चाहिए उतनी नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। कोई पर्सन बीकॉम करके भी जॉब लग जाता है, कोई पर्सन +2 करके भी जॉब लग जाता है, कोई पर्सन एमबी करके जॉब लगता है। तो हर एक जॉब के अपने अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि पर्सन को जॉब करने के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन जो है नहीं रिक्वायर्ड होती। यू कैन से बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक पर्सन जॉब करने के लिए एक लिमिटेड क्वालिफिकेशन के साथ ही जो है जॉब स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिजनेसमैन बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशनल जो पर्सन होता है वो सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट्स को। चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता है, उसके बदले में पैसे लेता है। तो कमर्शियल पर्पस आ गया। एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल ही क्लियर कट प्रोफेशन होता है कि इकोनॉमिक होता है। रीजन कि आप अगर किसी कंपनी में किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या चाहिए, सैलरी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के केस में सैलरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर किसी पर्सन को आप बोलो कि यार तू किसी कंपनी में जॉब कर ले लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या वो जॉब करेगा?
कदे ही नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई पर्सन आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे तो बदले में उसको तो कुछ चाहिए ना, तो बदला जो उसको बदले में चाहिए दैट इज कॉल्ड सैलरी। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही की जा रही है, राइट। तो ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट था, बेसिक थोड़ा सा, राइट। उसके बाद हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हमारा मेन मुद्दा प्रॉफिट कमाना नहीं, हमारा मेन मकसद है लोगों की सेवा करना, लोगों का वेलफेयर करना। जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं गोल्डन टेम्पल का। ठीक है, गोल्डन टेम्पल एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, या इस्कॉन का, आप इस्कॉन का भी एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे हर रोज लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। अब यहाँ पे फ्री में लोगों को खाना खिलाने के पीछे पर्पस क्या है कि वो लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं। जो लोगों के पास खाना अवेलेबल नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशन उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। लाखों लोग ही खाना खाते हैं। गोल्डन टेम्पल में हर रोज 3 से 5 लाख लोग खाना खाते हैं। इस्कॉन टेम्पल जो है हर रोज बच्चों को मिड डे मील करवाता है। कितने बच्चे? टोटल 14 लाख बच्चों को जो है ये मिड डे मील करवाते हैं, दोपहर का खाना खिलाते हैं 14 लाख बच्चों को ऑल ओवर इंडिया, राइट। सो इनकी बहुत लंबी चेन है। गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर में है एक ही जगह पे, फिर भी वो 5 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन इस्कॉन की तो चेन ही बहुत बड़ी है पूरे इंडिया में, इवन पाकिस्तान में भी इनके 12 मंदिर हैं, राइट। सो रिलीजियस पर्पस जहां पे प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है। नंबर 2 आता है सोशल। सोशल में क्या होता है, जैसे आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ रोल मॉडल। ठीक है, तो आप वहां पे भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, या शुगर चेक कैंप लगा दिया, या आई चेकअप कैंप लगा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हो विदाउट एनी चार्जेस, तो वो सोशल में आ जाता है। देन पेरेंटल में क्या होता है कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनका वेलफेयर कर रहे हो। ठीक है, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। वहां पे आपका कोई भी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप वहां पे बिल्कुल भी प्रॉफिट के बारे में जो है वो सोच नहीं रहे, राइट। सो ये चीजें जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है कि आप में देशभक्ति की भावना जाग गई है। ठीक है, आप में देशभक्ति की भावना जागने का मतलब क्या है कि आप पैट्रियोटिक हो, आप देशभक्त हो पक्के। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है वो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, राइट। अब इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना वायरस को लेके, तो लोगों में देशभक्ति की भावना जागती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों तक जो है वो पहुंच रहे हैं किसी भी तरीके से, उनकी किसी तरीके से हेल्प हो सके। लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है सो दैट उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो जो पढ़े लिखे कम है। सो ऐसे लोगों को अगर हम अवेयर करते हैं, उन तक खाना पहुंचाते हैं, उन तक हर फैसिलिटी पहुंचाते हैं, तो वो पैट्रियोटिक का पार्ट है। उसमें हम उनसे चार्ज कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। 2 ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा फीचर्स ऑफ बिजनेस के साथ, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। और तीसरी वीडियो में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद 2-4 आपको क्वेश्चन दूंगा, आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है ट्राई करेंगे 3-4 पार्ट्स में इसको खत्म कर दें। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हमारा बिजनेस स्टडीज का लेक्चर 2 है। चैप्टर फर्स्ट हमने क्लास 11th का स्टार्ट किया था, ये क्लास 11th की वीडियो है। सो क्लास 11th का हमने चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया हुआ है। सो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना, बिकॉज इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही
सब तक जो है हम पहुंच पाएंगे, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ, एक और चीज़, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये मेरा नंबर है 9877043033। मैं आपको व्हाट्सएप के जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं +1 के और +2 के, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो आज हम करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल टॉपिक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिजनेस में दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे बिजनेसमैन का प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वहाँ पे बिजनेसमैन का पहली बात तो वो बिजनेसमैन होते ही नहीं, ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, और वो काम करते हैं बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, मतलब सोशल वेलफेयर। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बिजनेस ही हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में बिजनेसमैन का जो मेन मोटो होता है बिजनेस को शुरू करने का, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, और प्रॉफिट अगर उसको मिलता रहे बिजनेस में तो उसकी सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ होती रहती है। सो बिजनेस इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें बिजनेसमैन का मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, फेस टू फेस जो है वीडियो आपको 2-3 दिन के बाद मिलनी स्टार्ट होगी, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। ठीक है, सो 2-3 दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे रिजॉल्व होगा मैं दोबारा से आपको फेस टू फेस वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, राइट। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन अलग चीज, सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो है दोनों अलग अलग वर्ड है। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, और प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज होता है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो भी हमें चीजें चाहिए उनको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। तो बिजनेस बेसिकली क्या है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उनको उन लोगों तक पहुंचाना जहाँ पे उनकी एक्चुअल में जरूरत है। मतलब बिजनेसमैन कभी भी अपने लिए तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उसने तो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और प्रॉफिट उसको बाहर वाले लोग ही देंगे, क्योंकि बाहर वो गुड्स अपनी बेचेगा और वहां से उसको प्रॉफिट होगा, राइट। सो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे इसने प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट में डिफरेंस जो है वो नहीं इनिशिएट किया है। ठीक है, लेकिन आप इनमें डिफरेंस मान के चलो, प्रोक्योर का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना, असेंबल करना, जिसको आप सिंपल भाषा में असेंबलिंग कहते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उनको पैदा करना, चीज़ों को बनाना, बना के उनको सेल करना ताकि प्रॉफिट हो सके, और प्रॉफिट जो है उससे बिजनेसमैन जो है अपना जो मेन मोटिव है वो पूरा कर सके, राइट। पॉइंट नंबर 3 इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज जो होती है उसको भी बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, सेल करना या गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना इज कॉल्ड बिजनेस। सिंपल सी चीज़ है, बिजनेसमैन जैसे कि मैंने आपको बताया गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करता है बेचने के लिए या एक्सचेंज के लिए, एक ही बात होती है। ठीक है, एक्सचेंज वर्ड जो है मतलब हर केस में यूज नहीं हो सकता, बट सेल कुड बी यूज्ड इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, जहाँ पे पैसे के बदले में पैसा आप बिजनेसमैन को दोगे, वो आपको गुड्स दे देगा या सर्विसेज दे देगा, उसको हम बोलते हैं बिजनेस, राइट। तो बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की सेल होती है और उनकी एक्सचेंज होती है किसी ना किसी कंसिडरेशन के बदले में, और वो कंसिडरेशन क्या होती है, मनी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मनी की एवोल्यूशन से पहले, जब मनी नहीं था, जब पैसा नहीं था, तो उस टाइम भी एक्सचेंज होता था, लेकिन उस टाइम सिस्टम होता था बार्टर। ठीक है, मतलब उस टाइम पे करेंसी के अभाव की वजह से, करेंसी ना होने की वजह से गुड्स के साथ ही एक्सचेंज जो है वो किया जाता था, राइट। सो पॉइंट नंबर 4 है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, देखो बिजनेस का सबसे पहला जो रूल होता है वो क्या होता है, दैट बिजनेस शुड बी started for an indefinite time period, or we can say business should continue its business for an indefinite time period। मतलब continuity जो है बिजनेस में, एक रेगुलरिटी जो है वो होनी चाहिए। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। गुड्स और सर्विसेज जो बिजनेसमैन बना के बेच रहा है, ठीक है, उनको वो लगातार बेचता रहे, मतलब उसमें किसी भी तरह से प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज की वो रुकनी नहीं चाहिए। मतलब ये ना हो कि 3 दिन प्रोडक्शन दे दी, 3 दिन के बाद प्रोडक्शन देनी बंद कर दी, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज में डील करना रेगुलर बेसिस पे इज कॉल्ड पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज फीचर ऑफ बिजनेस।
देन इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, पॉइंट नंबर 5। देखो ये तो पता ही है आप सबको, कमर्शियल, एक बिजनेसमैन जो है बिजनेस शुरू करता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बिजनेस एक प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए शुरू की जाती है, क्योंकि बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है ना बिजनेस शुरू करने का, वो प्योरली कमर्शियल होता है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी यू कैन से वेलफेयर या सोसाइटी का भला कुछ नहीं छुपा होता। सिंपली बिजनेस स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। सो बिजनेसमैन जब भी बिजनेस शुरू करेगा कमर्शियल मोटिव से करेगा, तो ये भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देन इसके बाद आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न की अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पक्का ना होना, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि रिटर्न आएगी। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। बिजनेस में हमेशा एक रिस्क रहता है कि आपको रिटर्न मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सिंपल सी एक मतलब पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, यही मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, राइट। तो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट। सो बिजनेस में प्रॉफिट की जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा रहती है। इट इज़ नॉट सर्टेन कि प्रॉफिट ही आएगा। यू कुड ऑल्सो अर्न लॉस, मतलब आप लॉस भी कमा सकते हो, आप लॉस भी बिजनेस में उठा सकते हो, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। सो बिजनेस में रिस्क या रिटर्न की जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क जो है वो, मैं आपको एक लाइन लिख के देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल। क्या है? रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। रिस्क जो है बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल होता है। आपको ऐसा लाइन लिख के वो बोल सकता है कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें ये बताना है कि बिजनेस जो है उसमें रिस्क का एलिमेंट हमेशा रहता है। बिजनेस में रिस्क जो है वो पार्ट एंड पार्सल होता है। अगर आप ये समझो कि बिजनेस में रिस्क नहीं होता, बिजनेस में सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, बिजनेस में आपको कोई भी रिस्क नहीं है, तो आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में जैसे आपको पता है अभी कोरोना वायरस है ना, तो किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना वायरस जो है वो इंडिया में इस कदर फैल जाएगा कि सारा इंडिया ही बंद हो जाएगा, है ना। तो जिन लोगों के बिजनेस है उनके बिजनेस ठप हो गए, ठीक है। अब उन्होंने सोचा तो नहीं था। सो बिजनेस में रिस्क जो है वो हर टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा। कभी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा उतार भी आ सकते हैं जैसे अभी चल रहा है, और कई बार मार्केट इतनी तेज हो जाती है कि आपके पास प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ जाता है आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। सो वो भी रिस्क है, ठीक है। सो बिजनेस में रिस्क जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है, एंड दैट इज ऑलवेज रिमेन अवेलेबल इन द बिजनेस। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखना बिजनेस में हमेशा रिस्क अवेलेबल रहे। सो वी कैन से एलिमेंट ऑफ रिस्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे फीचर्स के। देन इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। देखो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिक, एक होते हैं सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, राइट, ठीक है। वैसे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें ग्रोथ भी आ सकता है, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव से एक कंपनी जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर सकती है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो ये बहुत बार पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकता। प्राइमरी मोटिव जो है बिजनेसमैन का वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस शुरू करेगा ना वो इसी ऑब्जेक्टिव से करेगा कि उसने प्रॉफिट कमाना है। ये तो कभी कोई बिजनेसमैन सोचता नहीं है कि मैंने लॉस में जाना है या मैंने सोसाइटी की सेवा करनी है और मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सिर्फ सोसाइटी की सेवा करने के लिए, ये लॉजिकल ही नहीं है, ठीक है। सो बिजनेसमैन जब भी प्रॉफिट बिजनेस शुरू करेगा तो मेन उसका मोटिव जो है वो हमेशा क्या रहेगा, प्रॉफिट कमाना। क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा तभी वो बिजनेस में सर्वाइव कर सकेगा और तभी उसकी ग्रोथ होगी और तभी वो बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर
पाएगा। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आज टॉप पे हैं, ठीक है, वो टॉप पे कैसे पहुंचे? प्रॉफिट्स की वजह से। ठीक है, प्रॉफिट्स हुए, धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपेंड किया, बिजनेस इतना एक्सपेंड किया कि अपनी कंट्री से बाहर निकले, दूसरी कंट्रीज में जाके प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल, और इन्वेस्टमेंट जो है वो किससे हो सकती है? अगर आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है, राइट। तो पहला पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट्स। सेकेंड पॉइंट आएगा आपका मार्केट स्टैंडिंग। देखो, मार्केट स्टैंडिंग जो है ये भी एक बिजनेसमैन का बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आपका नाम चल रहा है ना, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं चलेगा तो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं चल पाएगा। तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि मार्केट में बाकी बिजनेसमैन के मुकाबले खड़े रहना। ठीक है, अब जैसे आपको पता है जो मोबाइल फोन्स हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो टिकी हुई हैं सिर्फ अपने रेपुटेशन के दम पे, जैसे एप्पल है, ठीक है, सैमसंग है। ठीक है, वो अपने नाम, मतलब जो उन्होंने पुराने टाइम में अपना नाम अर्न किया है ना, ये उसी का नतीजा है जो उनको मार्केट में इतनी कंपनीज के बीच में भी अलग करता है। ठीक है, तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप दूसरी कंपनीज के मुकाबले जो है मार्केट में कितना शेयर जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है इनोवेशन। इनोवेशन जो है उसका मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कंपनीज की तरफ से। अब जो सबसे बेस्ट काम कर जाएगा ना, वो पैसा कमा जाएगा सारे का सारा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीडफुल है, और लोग जो हैं ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। तो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होगा, जो लोगों को हिट कर गया, ठीक है, नई इनोवेशन होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा लोगों को, तो वो कंपनी पैसा कमा जाएगी इस मुश्किल टाइम में, राइट। सो इनोवेशन जो है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनोवेशन होगी ना, कुछ नया आप इंट्रोड्यूस करोगे लोगों में, तो वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, सिर्फ पुराना चल रहा है, घिसा पिटा वही पुराना, ठीक है, तो वो मार्केट में आपको ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देगा। आप मार्केट से स्वाइप आउट कर जाओगे, मतलब निकाल दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते हो, राइट। टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, स्पीडली चेंज हो रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन, राइट। देन फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट और एफिशिएंट। ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो फाइनेंशियल हैं, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करना ये एक बिजनेस मैन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, या किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो फाइनेंशियल हैं, उनको सही तरीके से यूज़ करना, खराब नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड। सो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सही तरीके से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। देन फिफ्थ है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तभी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री ग्रो करेगी, और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बनेगी। सो हर एक बिजनेसमैन का मेन एम होता है कि वो प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा सेल होगी तो कंट्री की जीडीपी ग्रो। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इकोनॉमिक। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं सोशल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। नंबर 1, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, आजकल का कंज्यूमर जो है ना, ये सारा सेक्शन जो है ना, ये वाला इतना वाला, ये कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से सोचना। आप ये सोचो कि आप कंज्यूमर हो और आपके व्यू पॉइंट से क्या सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। अब बिजनेसमैन जो है कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, कंज्यूमर उसके लिए पे करने को तैयार है, ठीक है, लेकिन अब वो पे कर रहा है ना, तो अगर वो पे कर रहा है 200 रुपये किसी चीज़ के लिए, तो उसको 200 रुपये के बराबर जो है वो वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर उसको 200 रुपये के बराबर जो है बिजनेसमैन वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब उसके पैसे की जो है वर्थ नहीं हो रही। सो दूसरी चीज़, एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी गुड्स और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, सो दैट बिजनेस का प्रोडक्ट यूज़ करके कंज्यूमर खुश हो और अपने जैसे 10 कस्टमर्स को कंपनी के साथ और जोड़े। तो यही बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कंज्यूमर खुश है ना, तो वो हमारे पास और कस्टमर्स लेके आएंगे। और कंज्यूमर खुश कैसे होगा? क्वालिटी गुड्स और क्वालिटी सर्विसेज अगर हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे टाइमली, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे कंज्यूमर को आप रिटेन कर सकते हो लंबे टाइम के लिए। ठीक है, नंबर 2 है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यही वही चीज़ आ गई, इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया कि एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ नहीं करना बिजनेसमैन, सोसाइटी के फेवर में करना जो भी करना,
सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ नहीं करना, और कोई भी अनफेयर मीन जो है वो यूज़ नहीं करना, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करनी, मतलब कोई भी हिडन प्रॉफिट नहीं रखना या कंज्यूमर को कोई चीज़ कह के कुछ और बेच देना, ठीक है, उसको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी, ये बिजनेसमैन का जो है मेन एम होना चाहिए। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। थर्ड नंबर पे आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है ना, तो लोगों की उससे बहुत उम्मीदें होती हैं, सोसाइटी की स्पेशली, कि अगर ये बिजनेसमैन हमारे सोसाइटी में आकर बिजनेस करेगा ना, तो ये हमारे लोगों को काम भी देगा, बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है बिजनेसमैन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी आती है ना बाहर से, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वो हमारे कंट्री में आके बिजनेस करती हैं और वो हमारे एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं यहाँ से, सोसाइटी में से। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें सोसाइटी का वेलफेयर होता है, ठीक है। बिजनेसमैन को तो नौकरी के लिए बंदे चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो अगर उसको सोसाइटी में मिल जाए तो उसके लिए और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, राइट। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा। देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, ये बिजनेसमैन की सबसे प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो कंज्यूमर खुश तो बिजनेस खुश, ठीक है। बिजनेस की हेल्थ अच्छी होगी अगर कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी होगी ना, तो बिजनेस जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ खुश हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज टॉप पे पहुंची है ना, सिर्फ इसीलिए पहुंची है क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखा है, ठीक है। और कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं जाने नहीं देती, पुराने 25-25 साल 33 साल हो गए उनको काम करते हुए। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ कंपनी जो है आज आसमान पे पहुंची हुई, ठीक है। एप्पल कंपनी की हिस्ट्री उठा के देख लो, 20 साल 25 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे टिके क्यों हैं? क्योंकि कंपनी जो है उनके वेलफेयर के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है, उनको हर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है टाइमली, ठीक है। सो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी लिख सकते हो, जैसे बोनस देना उनको, उनका प्रोविडेंट फंड जो है वो बनाना, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में खुद पैसा डालना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप करती हैं और वो जी जान से काम करते हैं कंपनी के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी की सेवा करना। जैसे फिर से एक एग्जांपल कोरोना वायरस से रिलेटेड, बॉम्बे में रतन टाटा का होटल है एक ताज, ठीक है। ताज होटल में एक दिन का किराया जो है ना 15,000 से शुरू हो जाता है और 1.5 लाख रुपए तक जो है वो वहाँ पे रूम की अवेलेबिलिटी है। सो 1,50,000 तक जो है वो रूम का रेंट जाता है। तो बॉम्बे में आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो चुका है। तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना ताज होटल जो है वो उनके लिए खोल दिया है और वो लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सारा खाना जो है उनके लिए अवेलेबल होता है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स जिनका वहाँ पे जाने का सपना था, वो नर्सेज जिनका वहाँ पे जाने का सपना था, वो वहाँ पे सेल्फिश खींच डाल रहे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस, कि कोई बिजनेसमैन आगे आता है, ठीक है, और वो मुश्किल टाइम में कंट्री के लोगों की हेल्प करता है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस, ये भी बिजनेस का ही पार्ट होता है, ठीक है। सो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिस्क के फैक्टर्स हैं और साथ में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो आज 4 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी। सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब से आपको जो है वो लेक्चर कंटिन्यूअसली मिलेंगे, लगातार मिलेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हमने बिजनेस स्टडीज के जो टॉपिक किए थे लास्ट, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट ऑब्जेक्टिव्स किए थे और लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। तो आज मैं डिफरेंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेके एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है 987770, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9877043033। क्लास 11th के लिए अलग से ग्रुप है, क्लास 12th के लिए अलग से ग्रुप है। जिस ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब ना करते हैं।
ठीक है जी। तो यहां पे हमने आज करना है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका किसका, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। सो सबसे पहले है बेसिस ऑफ डिफरेंस, और यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हिंट दे दिया था, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अब हम इनके बारे में और ज्यादा क्लैरिटी से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब क्या तरीका होता है कि बिजनेस बन जाता है, क्या तरीका होता है कि प्रोफेशन बन जाता है, और क्या तरीका होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस के केस में क्या होता है कि ये प्रॉपरली और प्योरली, तो बिजनेस के केस में क्या होता है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, बिजनेसमैन का खुद का डिसीजन, और अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करके एक बिजनेसमैन जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाता है। प्रोफेशन के केस में होता है कि आपको कोई भी प्रोफेशनल बॉडी से जो है वो मेंबरशिप लेनी पड़ती है अगर आपने किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना, और एक सर्टिफिकेट होता है प्रैक्टिस का जो आपको एलिजिबल करता है कि आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। जैसे कि एलएलबी है, आपको लॉ करने के लिए, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करनी पड़ती है, और बार काउंसिल जो है हमारे इंडिया का, उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सीए बनना है उसके लिए आईसीआई से जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। डॉक्टर बनना है उसके लिए आपको एम्स, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपको इनमें अगर ज्वाइन करना है तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस का जो है वो लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होती है, जिससे क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है नेचर ऑफ वर्क। काम की नेचर कैसी हो सकती है, क्या चीज, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, अब काम कैसा होगा, सबसे पहले है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। अब यहाँ पे काम की नेचर क्या है, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। गुड्स और सर्विसेज जो है वो पब्लिक को दी जाती है बदले में उनसे रुपए लेके। ठीक है। प्रोफेशन के केस में क्या होता है कि ये पर्सनलाइज्ड, पर्सनल जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से हमें क्या होता है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो उस केस को क्या कहते हैं, प्रोफेशन। थर्ड नंबर पे हमारे आएगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय को हमने जिस पर्पस के लिए रखा है, जिस कैटेगरी के साथ उसको, उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है उसको सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट। पॉइंट नंबर 3 है क्वालिफिकेशन। अब तीनों के केस में क्वालिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिजनेस के केस में क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप सीधा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। इफ यू आर स्किल्ड इनफ और यू हैव एम्पल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट, तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट। प्रोफेशन के केस में जो है आपको पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है प्रोफेशन के केस में हाईली क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू नीड एमबीबीएस, एमडी। अगर आपको सीए बनना है तो आपको सीए करनी जरूरी है। आपको लॉयर बनना है तो एलएलबी चाहिए। ठीक है। सो प्रोफेशनल पर्सन जो होते हैं उनको पर्टिकुलर जो है वो एक डिग्री चाहिए होती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के केस में हमें क्वालिफिकेशन जो है वो मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ, यू कैन सी कि कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप अकाउंटेंट की नौकरी भी करने के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो होगी बीकॉम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आप बीकॉम करके भी अकाउंटेंट जो है वो बन सकते हैं, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सिंपल अकाउंटेंट। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास आ जाएगा रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न। अब रिवॉर्ड और रिटर्न का क्या केस होता है, या क्या मतलब यू कैन से रिवॉर्ड और रिटर्न जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बिजनेस के केस में जितना भी रिवॉर्ड है, जितनी भी रिटर्न है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में हुआ वो सारे का सारा किसका, बिजनेसमैन का। प्रोफेशनल के केस में होती है इसकी फीस, जो एक्सपर्ट ओपिनियन देने की फीस होती है वो फीस जो है वो प्रोफेशन के केस में ली जाती है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होती है, रिवॉर्ड सैलरी। ठीक है, मतलब हम 30 दिन काम करते हैं, 31 दिन काम करते हैं, उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है या रिटर्न मिलती है उसको क्या कहा जाता है, सैलरी। ठीक है। देन 5th नंबर पॉइंट है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
अब कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है इन तीनों के केस में चाहिए। बिजनेस के केस में कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि आपने बिजनेस शुरू करना है, पूरा सेटअप करना है, ठीक है, तो उस केस में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। प्रोफेशन के केस में लिमिटेड कैपिटल चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं, कैपिटल तो चाहिए लेकिन थोड़ी कैपिटल चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ये भी प्रोफेशन है टीचिंग का, तो अगर मैं अपनी एकेडमी खोलना चाहता हूँ तो मेरे को कम से कम 2 लाख चाहिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओनली स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपया चाहिए, राइट। थर्ड नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के केस में बिल्कुल भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक पर्सन ने जॉब करनी है, जॉब करने जाएगा, उसको कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती। पॉइंट नंबर 6, रिस्क। अब रिस्क सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? बिजनेस के केस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, ठीक है। सो रिस्क क्यों होता है? बिकॉज मार्केट है, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे आज के टाइम में हुई है। कोरोना वायरस के कारण मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल है, मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। सो इस केस में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? बिजनेसमैन को। प्रोफेशनल के केस में क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होता है उसने जनरली अपनी फीस चार्ज करनी होती है, तो फीस टाइम पे अगर मिल जाती है तो कोई रिस्क नहीं, अगर ना मिले आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा रिस्क रहता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता। यू कैन से बहुत 5-10% रिस्क रहता है, 10। एम्प्लॉयमेंट के केस में बिल्कुल भी जो रिस्क है वो नहीं होता, या बिल्कुल ही नहीं होता, या थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है कि फिक्स सैलरी मिलनी ही मिलनी है हर महीने, ठीक है। तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो डिपेंड करते हैं मार्केट कंडीशंस पे, बिजनेसमैन के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बिजनेस के केस में क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक फादर है, फादर रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसने अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को हैंड ओवर कर दिया, तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन के केस में बिल्कुल भी ट्रांसफर जो है इंटरेस्ट की नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जो ट्रांसफर है वो हो जाए। बिकॉज एक डॉक्टर है, उसका बेटा इंजीनियर है, तो वो अपने इंजीनियर बेटे को अपनी डॉक्टरी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, आप मतलब जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं, जैसे राइट वी कैन से, मतलब सिंपल अगर आप समझो कि एम्प्लॉयमेंट के केस में भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के नाम पे अपनी नौकरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कि मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह ये पर्सन कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। देन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है बिजनेस के केस में जो है बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ बिजनेस, लेकिन प्रोफेशनल के केस में जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हाईली रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और वो बहुत जरूरी है फॉलो करना, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है वो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो एम्प्लॉयर ने बनाए, मतलब जो एम्प्लॉयर ने रूल्स बना दिए वही फॉलो करने होते हैं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई लॉ जो है वो नहीं बनाए। लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। इसमें आप शॉप की एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी फैक्ट्री की एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके केस में लीगल या कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, और सीए वगैरह होता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, जॉब्स, बैंक्स में, कंपनीज में, ठीक है, तो ये सारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। सो this is it, this is the difference. Now we can move on to the next topic, risks. Next is business risks. देखो बिजनेस रिस्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस में रिस्क जो है वो पार्ट एंड पार्सल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया है कि बिजनेस में रिस्क जो है वो हमेशा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क का रहना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। रीजन कि बिजनेस रिस्क के बिना चल नहीं सकता। बिजनेस में प्रोबेबिलिटी होती है 1, मतलब जिसमें 50% जो है या 0.50 जो है वो प्रॉफिट की होती है, या 0.50 जो है वो लॉस की होती है। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि जो प्रॉफिट है वो 100% होगा, लॉस 0% होगा, या लॉस 100% होगा, प्रॉफिट 0% होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी जो होती है बिजनेस में रिस्क की वो हमेशा हाफ होती है प्रॉफिट की और हाफ होती है लॉस की। सो this is how we can
गो फर्दर विद द रिस्क कि बिजनेस में रिस्क जो है एक पार्ट एंड पार्सल है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने कंसेप्ट तो मैंने आपको हल्का सा बता दिया, कंसेप्ट तो इतना सही है। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, टाइप्स ऑफ रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजनेस में रिस्क की कितनी प्रकार होती हैं, कितने तरह का रिस्क होता है। एक तो होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, ठीक है, क्या होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। दूसरा होता है प्योर रिस्क, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले पॉइंट क्या आता है स्पेकुलेटिव रिस्क का। स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो रिस्क होता है जहां पे या तो आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रॉफिट की या पॉसिबिलिटी हो सकती है गेन की। मतलब या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको गेन होगा, पॉसिबल मतलब कंफर्म यहां पे भी नहीं होता, ठीक है। सो रिस्क का मतलब यही होता है कि या तो प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता, या लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। सो स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, जो सडन चेंज होते हैं, विंडफॉल गेन्स होते हैं, विंडफॉल लॉसेज होते हैं, ठीक है। डिमांड में चेंज आ गई, लोगों के फैशन में चेंज आ गया, ट्रेंड में चेंज आ गया, कुछ लोगों के टेस्ट में बदलाव आ गया, तो उसके कारण मार्केट में जो चेंजेस होते हैं ना, उन चेंजेस को स्पेकुलेटिव रिस्क कहा जाता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखा हुआ अपने बिजनेस में टी शर्ट्स का, ठीक है। तो अब ट्रेंड चेंज हो गया उस टी शर्ट्स का, लोगों ने वो टी शर्ट जो है वो लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों का फैशन चेंज हो गया। तो जितना स्टॉक बिजनेसमैन के पास पड़ा है सारे का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो बेचारे ने प्रोडक्शन कर ली इतनी सारी, तो वो रिस्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लॉस में। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि कई बार कुछ चीजों का फैशन चला जाता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है उन चीजों को संभाल के रख लेता है। कई बार क्या होता है फ्यूचर में, मतलब लेट, काफी लेट, कुछ सालों के बाद दोबारा फैशन वही वाला सेम टू सेम आ जाता है, तो बिजनेसमैन का सारा वही स्टॉक जो है वो क्लियर हो जाता है। तो उसको उस केस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है कि या तो लॉस होगा या बिल्कुल नहीं होगा, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। ये मतलब यहां पे गेन की कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होती, या तो लॉस होगा या नहीं होगा, मतलब इधर कंपनी विल सफर लॉस और नो लॉस। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आती है गुड्स, जो गुड्स विच आर लॉस्ट ड्यू टू फायर, ठीक है। गुड्स नुकसान हो जाता है गुड्स का आग लगने की वजह से, थेफ्ट चोरी की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि जहां पे अगर तो गुड्स लॉस हो गई फायर की वजह से या थेफ्ट की वजह से फिर तो नुकसान हो गया, अगर नहीं हुई तो यहाँ पे बिजनेसमैन का गेन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे फिर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, नो लॉस, राइट। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बड़े छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, फटाफट से इनको करके खत्म करते हैं चैप्टर को आज। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्या है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर अनसिक्योर है, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर को किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो उसके कारण बिजनेस में रिस्क जो है वो हमेशा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉस हो गया, लॉस और रिस्क दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। रिस्क का मतलब होता है लॉस हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉस अभी हुआ नहीं है। सो बिजनेस में जो रिस्क होता है ना, वो हमेशा अनसर्टेनिटी के कारण होता है। बिजनेस में सर्टेन कुछ भी नहीं है, फ्यूचर तो वैसे सर्टेन नहीं है ना। जैसे किसी ने सोचा था कि कोरोना वायरस इंडिया में इतना फैल जाएगा, या मतलब लॉकडाउन की ऐसी कंडीशन भी कभी आएगी, ठीक है, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम घरों में बैठेंगे, कर्फ्यू लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। सो ये अनसर्टेन था फ्यूचर, किसी ने इसको असेस नहीं किया था, ठीक है। सो ये एक रिस्क का पार्ट है, ठीक है। देन रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रिस्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, ठीक है। रिस्क जो है बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। बिजनेस में बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता। आप रिस्क हमेशा अज्यूम करके चलोगे बिजनेस में कि रिस्क हो सकता है, मेरे को फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ये रिस्क जो है आपने हमेशा अज्यूम करके चलना है। बिकॉज आप अगर रिस्क को अज्यूम करके चलोगे ना, लॉस को अज्यूम करके चलोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाओगे कभी भी। सो रिस्क जो है बिजनेस का इसेंशियल पार्ट है। देन अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स, degree of risk depends mainly upon the nature and size of the business, nature and the size of the business। मतलब अगर बिजनेस जो है, मतलब हमारा बिजनेस का साइज बड़ा है तो रिस्क भी बड़ा होगा, अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो बिजनेस का
रिस्क का साइज भी क्या है, छोटा होगा, रिस्क की डिग्री जो है वो भी कम होगी। मतलब सिंपल ऑल एंड ऑन वी कैन से जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर व्हाट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट है वो रिस्क लेने का ही रिवॉर्ड है। देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया था, लास्ट ओवर उस बॉलर को दिया था जो इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था, इतनी ज्यादा उसकी पेस नहीं थी, इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, एक रिस्क कार्ड खेला, ठीक है। तो उसने जो रिस्क कार्ड खेला उसका रिवॉर्ड भी उसको मिला। सो वी कैन से प्रॉफिट जो है वो एक रिवॉर्ड है रिस्क लेने का। अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा। जितना बड़ा रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा, देखो एरो देखो ऊपर जा रहा है ना, रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना कम रिस्क होगा उतना प्रॉफिट भी कम होगा। लोग शेयर्स में पैसा क्यों लगाते हैं, डिवेंचर्स में क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है और रिस्क ज्यादा होने के कारण प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। डिवेंचर्स में रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है। हाँ, ये है कि डिवेंचर सिक्योर होते हैं, शेयर्स में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। पैसा एक बार डूब गया तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, राइट। नेक्स्ट पार्ट इसमें रिस्क में हमारा आएगा कॉजेज ऑफ रिस्क। ये लास्ट पॉइंट है इसमें, इस चैप्टर में। इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक रह जाएगा प्रॉफिट के क्या मतलब वी कैन से व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिकॉज ये तो हमेशा मतलब आगे चलना है लंबा, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के क्या कारण हो सकते हैं, आप मेरे को सजेस्ट करो कि सर ये रीजन हो सकते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं सबसे पहले नेचुरल रिस्क। क्या? नेचुरल रिस्क। अब मैं कोरोना वायरस को नेचुरल रिस्क नहीं बोलूंगा, बिकॉज कोरोना वायरस नेचुरल रिस्क नहीं है, ये मैन मेड रिस्क है, ठीक है। सो मैन मेड रिस्क नहीं, मैन मेड वेपन है, ठीक है। तो नेचुरल रिस्क जो है वो रिस्क होते हैं जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या मतलब फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, ड्रॉट हो गया, कोई भी रीजन के कारण जो है वो बीमारी फैल गई, ठीक है, किसी भी नेचुरल क्लैमिटी के कारण, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिस्क। तो ये रिस्क हमेशा बिजनेस में बने रहते हैं, इसमें बिजनेसमैन का भी कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं होता। नंबर 2 हमारे पास आएंगे ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज कौन से कॉजेज होते हैं? जो इंसान के कारण होते हैं, वो रिस्क जिनका कारण इंसान बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब गुड्स लॉस्ट बाय फायर मेरे को आप बताओगे कि क्या ये नेचुरल रिस्क है या मैन मेड रिस्क है? तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा ये नेचुरल रिस्क नहीं है, दिस इज प्योरली मैन मेड रिस्क, ठीक है। अब फायर बिजनेस में लगी, क्यों लगी? क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी नेग्लिजेंस के कारण। बिकॉज आग लगना एक नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एक एबनॉर्मल लॉस है। तो ह्यूमन कॉजेज जो होते हैं, चोरी होगी बिजनेस में, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि चोरी क्यों हुई, हमने प्रोटेक्शन सही नहीं रखा, या दुकान का ताला अच्छे से नहीं लगा के गए, या अच्छे से लगा के गए लेकिन हमने वहां पे पैसा छोड़ दिया फालतू में, गलती में हमारी, ठीक है। सो ये ह्यूमन कॉजेज का पार्ट होता है। देन थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक कॉजेज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आजकल के टाइम में चल रहे हैं। आप इसको कोरोना वायरस के साथ रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉजेज को। जैसे इकोनॉमी हमारी बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो सेंसेक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल एंड तक 45,000 पॉइंट प्लस हो जाएगा, वो आज 36-37,000 पे आ गया है दोबारा से। रीजन 36-37,000 से भी नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। रीजन यही है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए थी इकोनॉमी की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ग्रोथ जो है वो कोरोना वायरस ने रोक दी। सो अब उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कॉजेस जो है मतलब इकोनॉमी डाउन हुई तो उससे क्या हुआ, लोग जो है मतलब कंजम्पशन कम करने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि लोग पैसा बचा रहे हैं, या जिनके पास पैसा है ही नहीं है, ठीक है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो रुक सा गया, ठीक है। कंजम्पशन कम हो गई, कंजम्पशन के कारण इन्वेस्टमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट के कम होने के कारण जो है हमारी इकोनॉमी है वो श्रिंक करने लग जाएगी, और मतलब हिलजुल जो है, हलचल जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन जो है मतलब एक बिजनेस का रिस्क है, ये भी इकोनॉमिक कॉजेज। देन फिजिकल कॉजेज। क्या है? फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज क्या होते हैं? जैसे कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ फेलियर्स होते हैं जो लॉसेस का कारण बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉयलर फट गया, बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बॉयलर लगा हुआ है लेकिन वो बॉयलर फट गया ड्यू टू एनी रीजन,
तो उससे बिजनेस में डेथ भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। सो ये भी एक मैनमेड रिस्क है, मतलब अनगैली के कारण, किसी भी नेग्लिजेंस के कारण जो है बॉयलर फट गया। सो ये बिजनेस के लिए एक रिस्क है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अदर कॉजेज, और कुछ छोटे मोटे चुटकुल से कारण। अब इनमें क्या आ सकता है? पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, कोई सरकार प्रॉपर नहीं बन पा रही, ठीक है, तो पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस जो है एक रीजन है, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट का चेंज होना, एक्सचेंज रेट कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो है ये भी एक रीजन जो है वो हो सकता है। तो ये एक मतलब कारण है जिसके कारण बिजनेसमैन को बहुत नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये 5 रिस्क जो है, नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, फिजिकल कॉजेज और अदर कॉजेज, दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लैरिटी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, मैक्सिमम शेयर करना। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपको नए चैप्टर के साथ, इसमें नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट सेकंड। सो टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।